हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 10th के साइंस की। चैप्टर 3 यहाँ पर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो आज के सेशन में आगे चलते हैं और उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखा था आपने लास्ट सेशन में, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जल की जल के साथ आपका जो धातु है उसकी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो धातु जो होती है वो जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड भी बनाती है, ठीक है। एसिड के साथ हमने देखा था, एसिड के साथ आपका धातु रिएक्ट करती है और उसके बाद यहाँ पर धातु का लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। धातु के लवण के साथ अभिक्रिया, जिसको मैंने विस्थापन अभिक्रिया भी आपको बताया था कि धातु के लवण या उसका जो यौगिक है उससे अभिक्रिया करती है और फिर एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से वहां पर पृथक कर देती है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर जो धातु ऊपर है वो अधिक अभिक्रियाशील है, जो नीचे है आपकी वो कम अभिक्रियाशील है। ये धातुओं का घटता हुआ क्रम है, यानी जो जितने ऊपर है वो उतनी अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर होगी, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंतर्गत आपके एक अच्छा टॉपिक कवर होता है जिससे क्वेश्चन लगभग हर साल बन रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करती है, क्या कहा मैंने? जब धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करती है तो एक प्रकार के अच्छे यौगिक बनते हैं। अब अच्छे यौगिक से क्या तात्पर्य है, समझ। क्या कहा मैंने? धातु है कोई, ठीक है, ए, ठीक है ना, और कोई हमारे पास अधातु है बी। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की। किस प्रकार से अभिक्रिया की? कि जो धातु होते हैं उनकी होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। और जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि ये धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? दान करेगी। धातु ए अधातु को इलेक्ट्रॉन दान करेगी, या आप क्या बोल सकते हैं, ये जो अधातु बी है ये ए से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के इस आदान प्रदान के द्वारा या धातु के इलेक्ट्रॉन देने से और अधातु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से यहाँ पर बनते हैं बंध, जिनको कहा जाता है आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये होते हैं बहुत ही मजबूत प्रकृति के बंध, ठीक है। और इनसे मिल करके आयनिक बंध बनने के कारण जो आपका कंपाउंड बनेगा ए बी, इसको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक यौगिक। समझ रहे हो? तो ये आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर के बना है? धातु और अधातु से मिलकर के बना हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या? धातु ने वहां पर अधातु को इलेक्ट्रॉन दान किया है और इलेक्ट्रॉन के इस लेन देन के कारण एक बंध बना है जिसको आयनिक बॉन्ड आप लोग कह रहे हैं, और आयनिक बॉन्ड बनने से ही आयनिक कंपाउंड बना है। समझे? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया है। देखो, हमारे पास हम जब तत्वों को पढ़ रहे थे तो तत्वों को हमने इस चैप्टर में क्लासिफाई किया धातु, अधातु, उपधातु, 3 तरह से, ठीक है ना। धातु अधातु को हमने अच्छे से पढ़ा, पूरे चैप्टर में धातु अधातु के बारे में है, जिसमें कि हम धातुओं की रासायनिक गुण देख रहे हैं, यानी धातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। उसमें आपका टॉपिक आया है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया। अब धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को दान करने का और अधातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। तो इन्हीं गुणों के कारण धातु और अधातु आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके आयनिक बंध बनाते हैं, आयनिक बंधों के द्वारा जुड़ते हैं आप बोल सकते हैं, और जिससे आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो आप बोल सकते हैं कि धातु अधातु एक साथ अभिक्रिया करके या अपने अष्टकों को पूरा करने के लिए अभिक्रिया क्यों करते हैं? अभिक्रियाशील क्यों है वो?
क्योंकि उनको अपना अष्टक पूरा करना होता है। अष्टक पूरा करने का अर्थ है अपने नजदीक के उत्कृष्ट गैस के समान उनको विन्यास प्राप्त करना होता है। समझ रहे हैं? उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास प्राप्त करना है, इसीलिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिडन ये आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं जिनको निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है या अक्रिय गैसें आप लोग कहते हैं। उनके समान उनको विन्यास प्राप्त करना है, अष्टक प्राप्त करना है। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा। समझ रहे हैं? एक अपना इलेक्ट्रॉन दान करके अष्टक प्राप्त करेगा धातु, और अधातु अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा। ठीक है ना? तो अष्टक को पूरा करने के लिए जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है उसके लिए आयनिक, उसके कारण आयनिक बंध बनेंगे जिससे कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। सो उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है। मैंने क्या बोला? जिनको आप उत्कृष्ट गैसें कह रहे हैं उनको अक्रिय या निष्क्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि उनका अष्टक कैसा होता है? पूरा होता है। उनका अष्टक अपने आप में पूरा है, इसलिए वो कैसी है? इनर्ट है। इनर्ट गैसेस अक्रिय है, निष्क्रिय है। उनका अष्टक पूरा है तो उनको आवश्यकता ही नहीं है किसी से अभिक्रिया करने की। समझ रहे हैं? इसीलिए उनको रेफरेंस मान करके कि वो स्थिर हैं, स्थायित्व को प्रदान कर रही हैं, आप बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा क्या नहीं कर, मुक्तावस्था में रह सकता है उनका परमाणु। समझ रहे हो? तो उनको आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे एटम से रिश्तेदारी करने की, बंध बनाने की। तो क्या हो रहा है उस केस में? हम दूसरे एटम के लिए उसको रेफरेंस मान रहे, दूसरे एलिमेंट के लिए उसको रेफरेंस मान रहे कि तुम्हें भी उसकी तरह बनना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तुम फ्रीली मूव कर सको। तो वो फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो दूसरे से जुड़ करके स्थायित्व प्रदान करेगा। तो ये दूसरे से जुड़ करके, और जुड़ किस प्रकार से रहा है कि ये उसको इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, और ये किस प्रकार से? ये इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और अपने अष्टक को पूरा कर रहा है। तो अन्य तत्व भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। किसके समान? जिसको रेफरेंस माना है, उत्कृष्ट गैसों के समान। ठीक है ना? इनके समान अपने अष्टक को पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। इनके लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या फिर त्यागते हैं। ठीक है? इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागते हैं। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है। मैंने आपको बताया धातुओं का गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अधातु की प्रवृत्ति। समझ रहे हैं? जब धातु व अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तथा दोनों ही क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों के लेन देन द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो उसी दौरान आपका क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और आयनिक कंपाउंड बन रहा है। ओके, इस प्रकार से पहले इसको नोट कर लो आप लोग। चलिए नाउ ले लेते हैं एक एक दोनों तत्व, एक धातु एक अधातु। सोडियम हमारा धातु है, क्लोरीन अधातु है। ठीक है, ये क्या है? ये मेटल है, धातु। ठीक है, और क्लोरीन हमारी क्या है? नॉन मेटल। तो सोडियम धातु है और क्लोरीन आपकी क्या है? यहाँ पर अधातु है। हमने क्या बोला? हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या है टॉपिक बताओ? धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया। और अभिक्रिया कैसे हो रही है? दोनों को हमने क्या, हमने बोला रेफरेंस लिया है हमने, कौन सा? आपका निष्क्रिय गैस के समान हमको विन्यास प्राप्त करना है। यानी बाहर का बाह्यतम कोश, जो सबसे बाहरी कोश है, उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ठीक है ना? या अगर हीलियम का केस लेके चलते हो कि उसके समान प्राप्त करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ठीक है ना? इस केस में हमें 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ओके, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। ठीक है ना? और उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था यानी जब चार्ज नहीं है उस पर कोई परमाणु है, जब वो आयन नहीं है, उस केस में जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही, परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन हो गए परमाणु में। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी?
11 हो जाएगी। और उनको कोशों में वितरण ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर देखो पहली कोश जो K वाली है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, L वाली में 8 इलेक्ट्रॉन है और M वाली में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया है 2 8 1, 2 और 8 10 और 11 11 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताओ 17। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ 17। और कोशों में वितरण करिए, K में 2, L में 8 और M में 7, 2 8 7 हो गए टोटल 17। क्लियर। अब अष्टक कहाँ करना है हमें? बाह्यतम कोश में, सबसे बाहरी कक्षा जो होगी, सबसे बाहरी जो सर्कल दिख रहा है उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने। समझ रहे हैं? तो सबसे बाहरी कोश में क्लोरीन में है 7 और अगर हम यहाँ सोडियम में बोला तो इसमें 1, तो इस 1 को 8 बनाना है, इस 7 को भी 8 बनाना है। बेसिकली 1 को 8 नहीं बनाना, जो बाहरी कोश है उसमें 8 करने। अब कैसे कर सकते हैं? अगर हम पहले इसका केस लेकर चलें तो 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो आपको दिख ही रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 और कहीं से मिल जाए तो 8 हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो बैलेंस है एटम में। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर है, तो उदासीन है परमाणु। अगर हम यहाँ पर 7 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें यानी 7 निगेटिव चार्ज और आ जाए, पॉजिटिव चार्ज तो 11 ही रहेगा अभी भी, जो प्रोटॉन है वो तो 11 ही रहेगा अभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना हो जाएगा बताओ 18 हो जाएंगे ना। देखो 11 पहले से, 7 और आ जाएंगे 18 हो जाएंगे, तो प्रोटॉन को मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, तो वो केस हम लेकर नहीं चल सकते, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं ले सकते। ओके। नाभिक में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन इतने ज्यादा चार्ज को बियर नहीं कर पाएगा, निगेटिव चार्ज। ओके। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। तो अब क्या है सेकंड केस क्या है? सेकंड हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इस कक्षा को ही समाप्त कर दें, इस कोश को ही अगर हम समाप्त कर दें, हम कैसे कर सकते हैं? परमाणु स्वयं से करेगा। और कैसे करेगा? अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को ही हटा देगा तो ये कोश नहीं होगी ना। समझ रहे हो? इससे पहले वाला नियॉन का केस लेकर चले तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो उसकी 2 ही कक्षाएं बनती है, पहली कक्षा उसके 2 ही कोश बनते हैं, पहली में 2 दूसरी में 8। तो नियॉन आपका क्या है? निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस जिसे आप बोल रहे हो। अगर उसके समान विन्यास चाहिए तो यानी इस एक को हमें हटाना होगा, तो ये धातु है, ये क्या करेगी? इस 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगी। समझ रहे हैं? तो यानी सोडियम जिसका ये आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आप बोलते हैं, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन आपका है, तो ये दान करेगा इसको। समझ रहे हो? और वो आसान भी, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को या इस परमाणु का नाभिक के द्वारा, आप कह रहे हो कि नाभिक बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता है तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की, तो ये धातु है, ये इस इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। अब किसको दान करेगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। ये तब दान करेगा जब दोनों आपस में संपर्क में आ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। समझ रहे हो? अब क्लोरीन में देखो 2 8 7, इसका बाहरी कोश 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है, तो 7 के 7 को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कहीं से, कहाँ से ग्रहण करेगा? यहीं से। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को जिसको बाहर निकालेगा उसको Cl ग्रहण कर लेगा। अब इस केस में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 11 है। ठीक है ना? अभी भी इसमें प्रोटॉन 11 होंगे नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो गई है इसमें दान करने के बाद? जितना सिंपल हो सकता है उतना बता रही हूँ। ठीक है ना? दान करने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। अब कोशों में वितरण 2 और 8 का, 2 K में और L में 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? अब ये सोडियम नहीं रहा, अब ये Na पॉजिटिव बन गया। समझ रहे हो? पॉजिटिव कहां से आया? प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो कोई चार्ज नहीं है परमाणु पे। प्रोटॉन 11 है, अभी भी इस केस में भी 11 है जो मैंने बोले, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही है।
तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो 11 है और निगेटिव जो है वो 10 ही है। तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव हमने यहाँ दिखा दिया, Na पॉजिटिव। समझ रहे हो? दूसरा क्लोरीन का केस लेकर के चलते हैं। तो क्या हुआ, देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? पहले 17 थी, अब 18 हो गई। कोशों में वितरण 2, 8, 8। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। तो वो एक निगेटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा है उसको हम दिखाते हैं Cl निगेटिव से। तो ये Cl निगेटिव हो गया, ये Na पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि है NaCl। समझ रहे हो? जब ये अलग अलग टूटेंगे तब ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटेंगे, लेकिन एक साथ है तो NaCl बन के रहेंगे। तो ये एक साथ ही बन के तो रह रहे हैं। वही तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास धातु थी सोडियम, अधातु थी क्लोरीन। जब उन दोनों को संपर्क में लाया गया तो क्या हुआ, तो धातु की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन दान करने की, और क्लोरीन की प्रवृत्ति है, यानी कि अधातु की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। तो धातु ने अधातु को इलेक्ट्रॉन दान किए, उस दान के कारण उनके बीच में बना आयनिक बंध, और आयनिक बंध से बना आयनिक कंपाउंड, जो कि यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। दूसरा, जब आप लोग केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख रहे थे तो तब आपने बोला था जब धातु और अधातु एक साथ आते हैं तो पहले धातु का नाम लिखा जाता है। तो सोडियम धातु है और क्लोराइड क्या है, क्लोरीन क्या थी आपके, अधातु, तो बाद में उसका नाम आ। क्लियर होगा अभी सभी के लिए? ये तो हमारा सिंपल सा है कि धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर चल क्या रहा है, तो ये पूरी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, जिसको आपने एक दो लाइन में लिख लेना है जब लिखने की बारी आती है। समझने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन लिखने के लिए क्या था, सिर्फ यही कि धातु आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधातु में है। तो धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन दान करेगा और उससे उनके बीच में आयनिक बंध बनेंगे, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। यही धातु और अधातु के बीच की अभिक्रिया है। क्लियर? चलिए इसको बना लीजिए, फिर आगे चलिए। GIC पाखू, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो। वेरी नाइस। चलिए माइक लेगा कोई बच्चा, बात करिए। GIC पाखू। गुड आफ्टरनून मैम। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज कार्की। वेरी गुड आफ्टरनून। पृथ्वीराज जी मैम। कौन सी क्लास में है आप? 9th में। 9th में, ओके। अभी जो पढ़ा वो समझ में आया? जी मैम। क्या क्या समझ आया, बोलो। मैम धातु अधातु। ठीक है, वेरी गुड। इनमें से धातु कौन सी, अधातु कौन सी है? मैम सोडियम धातु है और क्लोराइन अधातु है। वेरी गुड, सोडियम हमारी धातु है और क्लोरीन अधातु है। ठीक है, और क्या बताया आपके पास है 9th में? केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज, रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, उससे संबंधित मैंने एक पॉइंट बताया था यहाँ पर। क्या पॉइंट बताया था, सुना आपने? लास्ट में बताया था। क्या बताया था? ये वाला। क्या था ये पॉइंट? सोडियम क्लोराइड। हाँ, ये नाम है। और मैंने क्या बोला था, जब हम लोग नामकरण करेंगे, केमिकल फॉर्मूले भी लिख रहे हैं, तो जो धातु है उसका नाम पहले आता है और अधातु का नाम बाद में आएगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी 9th क्लास में है और उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया है इसका। क्या होता है, देखो हमने धातुओं की बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी, जिनमें से हम पहुंचे कि धातु की अगर अधातु, धातु की हमने धातु के लवण के साथ भी अभिक्रिया देखी थी, जिसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से हमने पढ़ा। और यहाँ पर धातु जब अधातु से अभिक्रिया करेगी तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है बस। धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देगी। धातु क्या बोला मैंने, सोडियम क्या है, धातु है, और धातुओं की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉनों को दान करने की, और अधातु की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। समझ रहे हैं? तो धातु ने अधातु को इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से दान किया गया यहाँ पर। समझ रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दे दिया उसको, तो उसकी वो कोश ही समाप्त हो गई थी। यहाँ उसके पास 3 कोश थी, KLM, सोडियम के पास।
लेकिन जब उसने ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्लोरीन को दे दिया तो उसके पास 2 ही कोश रह गए, K और L। समझ रहे हो? और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से ग्रहण किया है, जिसके पश्चात उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के कारण वहां पर क्या बन रहे हैं? आयनिक यौगिक बन रहे हैं। और ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, इनमें जो आयनिक बंध है ये बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, जिनको अगर तोड़ना हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए प्रश्न बनता है यहाँ पर कि इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो क्यों होते हैं उच्च? क्योंकि इनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे? उच्च होंगे। और सोडियम क्लोराइड कौन सा है बताओ? जो हमारे घरों में यूज होने वाला सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट, तो वो सोडियम क्लोराइड ही है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, ये देखिए, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया और इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड वहां पर बन रहा है। चलिए, तो उदाहरण था हमारे पास सोडियम का और क्लोरीन का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि एक धातु है, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो मैंने आपको कई बार बता दिया है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर दान करेगी। ओके, जो कि एक धातु है का प्रयास करते हैं, इसका विन्यास हम जानने का प्रयास करते हैं। KLm 3 कोश है इसके पास। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन इसका हमें देखने को मिलता है। इसके अष्टक अर्थात बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करने के लिए सोडियम अपने M कोश में 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। समझ रहे हैं? वो भी मैंने आपको बताया कि वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है। इसका रीजन क्या है? इस प्रकार यह M कोश से 1 इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेता है। क्या बना रहा था सोडियम? Na से 1 इलेक्ट्रॉन का जब उसने दान किया तो क्या बनाया उसने? Na पॉजिटिव बनाया। तो वही बता रहे हैं कि M कोश से 1 इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेता है। अब इसके L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 8। L कोश में कितने? 8 है। M तो समाप्त हो गई ना, तथा यह बाह्यतम कोश बन जाएगी। समझ रहे हैं? जो अंदर वाली कोश थी उसकी, यही तो बताया गया है यहाँ पर। देखो, जो ये अंदर वाली कोश थी, ये अंदर वाली कोश थी, ये जब उसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये अंदर वाली कोश ही उसकी बाह्यतम कोश बन गई और उसने अष्टक प्राप्त कर लिया। क्लियर? चलिए, देन आगे क्या हुआ? इस प्रकार की संरचना होती है आपके आयनिक कंपाउंड। धनात्मक आवेशित सोडियम धनायन या सोडियम आयन कहलाता है। ठीक है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि सोडियम पॉजिटिव जिसका विन्यास है 2 8 और सोडियम जिसने क्या किया है? Na पॉजिटिव बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। समझ रहे हैं? इसको समझिए, कुछ नहीं है। ये पहला वाला तो ये Na पॉजिटिव का विन्यास लिखा गया। Na पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो 2 8। ठीक है, दूसरा क्या है? सोडियम था और सोडियम ने क्या बनाया? Na पॉजिटिव बनाया है और निकला क्या होगा वहां से? 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से 2 8 1 सोडियम का विन्यास था और सोडियम का जो पॉजिटिव बना उसका 2 8 है विन्यास। क्लियर? तो समान रूप से यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, होता ही है। ठीक है, जो कि एक क्या है? अधातु है। क्लोरीन के लिए उसके M कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा सरल होता है। ठीक है ना? क्या बोला? अष्टक प्राप्त करने के लिए वो भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके, और इस प्रकार ये अपने M कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा ऋण आवेशित हो जाता है। अब यह क्लोराइड आयन या ऋण आयन कहलाता है। इसे Cl नेगेटिव जिसका विन्यास है 2 8 8, K में 2, L में 8, M में भी 8 और इसकी बाह्यतम कोश अभी भी M ही होगी क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले। समझ रहे हो? समझिए, यहाँ पर देखो ये बात। तो इसके पहले भी 3 कोश थी, K L M। पहले क्या था? K में 2, L में 8 आपके और M में 7 थे। ठीक है, इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बाह्यतम कोश में ही तो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो वो यहाँ आ गया। अब इसमें भी 8 हो गए, तो अभी भी कोश 3 ही होंगी। बस जो बाह्यतम कोश है M वाली, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जहां पहले 7 थे आपके। ठीक है ना? ये 7 थे।
ओके, चलिए। सोडियम तथा क्लोरीन आपस में आकर्षित होते हैं, वह मजबूत बंध बनाकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में रहते हैं। आयनिक बंध या इनको क्या कहा जाता है, आपका विद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम धातु व धातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन द्वारा बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक आपका कहा जाता है, और इनके बीच में बनने वाले जो बंध होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इससे आपका क्वेश्चन बनता है, मैं बता रही हूँ आपको, और आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि रिएक्शन से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो 1 नंबर में पूछे कि इसकी अभिक्रिया इससे हो रही है तो कौन सी गैस निकल रही है, या धातु की अभिक्रिया अम्ल से हो रही है तो कौन सी गैस आपकी वहां पर बनती है। तो ये सारे आपको टॉपिक अपने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। कोई भी डाउट आता है, अभी भी क्वेश्चन आता है तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और आज के सेशन में GIC पाखू से पृथ्वी ने बहुत अच्छे से आंसर किया, और GIC डुंगरी के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।